हाय ऑल। आज हम बात करने वाले हैं एक अनदर आईपीओ का, जो है इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स विच इज फॉर टू व्हीलर्स। वो है हेलमेट्स। और इसके जुड़ी एक बहुत ही फेमस कंपनी है स्टड्स एक्सेसरीज, जो स्टॉक मार्केट में अपना एक आईपीओ लेके आ रही है। तो आईपीओ की डिटेल्स कुछ इस तरह है। इशू साइज कुछ छोटा ही है, 455 करोड़ का है, जिससे एस्टिमेटेड मार्केट कैप जो बनेगा वो 2333 करोड़ बनेगा। सो ये एक स्मॉल कैप आईपीओ ही बनेगा। प्राइस बैंड रखा गया है इसमें 557 से लेके 585 तक का। और 25 शेयर्स एज ए वन लॉट में जो 14,000 के करीब बनता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ ओपन होगा 30 अक्टूबर को, और क्लोज होगा 3 नवंबर को। लिस्टिंग एस्टिमेटेड है कि 7 नवंबर को हो जाएगी। ग्रे मार्केट में ऑलरेडी इसके ऊपर अच्छा प्रीमियम चल रहा है जो 10% के करीब है। नाउ स्टड्स की बात करें तो ये इंडिया का एक लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरर है बाय वॉल्यूम। और वो जो अपना आईपीओ लेके आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखने वाली है कि इसमें फ्रेश कैपिटल कोई भी कंपनी नहीं रेज कर रही। तो हो क्या रहा है, इसमें इसमें बेसिकली ऑफर फॉर सेल है। सो इट अलाउज एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो है मधु भूषण खुराना एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली, ताकि वो अपनी पार्शली एग्जिट कर सके इस होल्डिंग्स को। तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली अपने प्रोडक्ट का विजिबिलिटी जो बढ़ाना है, और लिक्विडिटी जो बढ़ाना है, और अनलॉक करना है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को। तो इसमें कंपनी अपने लिए कोई पैसा नहीं रेज कर रही, प्रमोटर्स ही अपने लिए स्टॉक्स को बेच के मनी रेज कर रहे हैं। देन गोइंग फॉरवर्ड, ये फरीदाबाद की कंपनी थी, जो 1975 में स्टैब्लिश हुई थी। आज की डेट में दे आर ए ग्लोबल प्लेयर, जो यहाँ पे वे एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड 70 मार्केट्स में। तो यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को ही ये सप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली ये इंडियन मार्केट को भी ये सप्लाई कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये ओवरसीज मार्केट को भी सप्लाई कर रहे हैं। इनके पास प्रोडक्ट सेगमेंटेशन के लिए दो प्रोडक्ट हैं। एक ब्रांड जो इनका है स्टड्स, वो मास मार्केट और मिड मार्केट हेलमेट्स और एक्सेसरीज बनाता है। देन दे हैव ए प्रीमियम प्रोडक्ट SMK। प्रीमियम प्रोडक्ट्स हेलमेट्स जो उन्होंने 2016 में लॉन्च किए थे, फोकस ये था इंटरनेशनल मार्केट्स को कैप्चर करने का। स्टड मैन्युफैक्चर हेलमेट्स, ग्लोव्स, जैकेट्स, रेन सूट्स, लगेज एंड आईवेयर। तो इन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन को भी और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये OEMs को भी सप्लाई करते हैं, जैसे कि हीरो होंडा को और यामाहा को। देन दे ऑल्सो सेल इट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पैन इंडिया, विच इज करंटली अराउंड 363 पार्टनर्स। नाउ द कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जहां पे इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 9 मिलियन यूनिट्स की है। 25 में कंपनी ने 7.4 मिलियन यूनिट्स ऑलरेडी बेचे हैं। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ये करीब करीब 80% पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या बनती हैं। दो तरीके से पैसा कमा रही है कंपनी, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एंड देन बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू बिजनेस मतलब ये सप्लायर्स जो हैं OEMs है, जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट के सप्लायर्स हैं, जैसे कि हीरो होंडा को सप्लाई किया जाता है, होंडा को सप्लाई किया जाता है, यामाहा को सप्लाई किया जाता है। वैसे ही इंस्टीट्यूशनल मार्केट में ये डायटॉन ब्रांड को, डकोटा को सप्लाई करते हैं। देन बिजनेस टू कंज्यूमर्स विच इज डायरेक्टली थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेल चैनल्स। आज की डेट में एक्सपोर्ट की बात करें तो वो करीब करीब 28% ऑफ रेवेन्यू बनता है। द कंपनी रेवेन्यू मिक्स ज्यादा डोमेस्टिक की तरफ ही है, और मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू अभी तक इंडिया से ही आ रहा है। बट स्लोली इट इज चेंजिंग, और यही आगे जाके इनके लिए एक एक्सपेंशन का मोड बनेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी ही दिखती है, जहां पे FY 22 में रेवेन्यू हमारे पास 4,000 सॉरी सॉरी 476 करोड़ था। देन वहां पे ये रेवेन्यू बढ़कर काइंडली अभी तक 596 पहुंच चुका है। हम पैट मार्जिन को देखें, 29 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ है। सो देर इज ए गुड ग्रोथ एज सच। और पैट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुई है अलॉन्ग विद EBITDA मार्जिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टड हैज डिलीवर्ड ए पैट मार्जिन ग्रोथ ऑफ 44% ओवर 50 ओवर लास्ट 3 years विद स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ मार्जिन। और कंपनी एक डेट फ्री है, उसने अपना पूरा का पूरा बोरिंग जो है पे कर दिया हुआ है सिग्निफिकेंटली, जिससे इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होती है, जिसका असर हमें सीधा सीधा देखने को मिलता है कि हमारा पैट मार्जिन जो है वो काफी अच्छा सुधरता है, बढ़ता है। देन टोटल मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें, ग्लोबल हेलमेट मार्केट जो है वो 5% के करीब बढ़ने हुए एक्सपेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज पिक्युलर है कि ये देखने वाली कि ज्यादातर हेलमेट की डिमांड जो होती है नए मोटर व्हीलर सॉरी टू व्हीलर्स के साथ ही होती है। तो ये डिमांड जो है ग्लोबली इसीलिए उसके साथ लिंक्ड है। तो मिड सिंगल डिजिट के साथ ही वो बढ़ेगी।
नाउ बढ़ने के कुछ और कारण भी हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक जगह हेलमेट खरीदा ही जाता है। वी ऑल नो दैट इन स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पे लोग हेलमेट पहनने का सिर्फ कुछ कारण समझते हैं, वो है लॉ, जहाँ पे चालान कट जाता है। तो वो एक इशू है जिसकी वजह से ये मार्केट अभी तक पेनिट्रेट नहीं किया है। रेस्ट हमारा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है और लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, नॉलेज गैप पूरा हो रहा है, वहां वहां पे राइजिंग अर्बनाइजेशन के साथ साथ टू व्हीलर ओनरशिप भी बढ़ रही है और लोग हेलमेट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नाउ रेगुलेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ओवरसीज में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि रेगुलेशन पुश करता है सेफ्टी को, और सेफ्टी के लिए एक हेलमेट का होना जरूरी है टू व्हीलर के साथ। अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे छोटे शहरों में भी लोग पहनते ही नहीं है, तो वहां पे भी धीरे धीरे जो है अवेयरनेस लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है और यूथ इस चीज को अडॉप्ट कर रहा है, तो मार्केट पेनिट्रेशन जो है और बढ़ेगा आने वाले समय में। डिस्पोजेबल इनकम इसको अफोर्डेबिलिटी बनाती है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप बड़े आराम से सोचेंगे आप हेलमेट खरीदने के बारे में, आप हिचकिचाएंगे नहीं। नाउ स्टड अच्छा खासा मार्केट शेयर कमांड का करता है। इंडिया में बेसिकली थ्री प्लेयर्स ही हैं जो ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में बड़े हैं। तो जिसमें से वन प्लेयर इज स्टीलबर्ड, देन अनदर प्लेयर इज वेगा, एंड थर्ड प्लेयर इज स्टड्स। सो ये तीनों मिलके ही मेजोरिटी ऑफ द मार्केट शेयर कमांड करते हैं। स्टड के पास 27% का वॉल्यूम है और 25% का वॉल्यू शेयर है इंडियन हेलमेट मार्केट में। नाउ जैसे कि मैंने पहले हाईलाइट किया था, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ही बड़ी है और इस कंपनी की लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है अगर कंपनी उसको कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। करंटली एक्सपोर्ट जो फुटप्रिंट है वो स्टड्स के लिए यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया है। राइट हैंड साइड पे हम चार्ट देख सकते हैं कि एस हमने पीछे भी देखा, कंपनी ने अपना एस एम के ब्रांड जो प्रीमियम ब्रांड था वो लॉन्च किया था इंटरनेशनल फोकस को लेकर 2016 में। तो हमारे पास 2021 के नंबर उसके रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में अवेलेबल हैं, जहां पे सेल्स जो थी ऑलरेडी 53 करोड़ तक पहुंच चुकी थी और हमारा रेवेन्यू शेयर जो था 11% आ चुका था। देन FY 22 में हमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, 97 करोड़ का रेवेन्यू और 20% का रेवेन्यू शेयर। बट नेक्स्ट 2 ईयर्स में रेवेन्यू ग्रोथ कम होती है, क्यों? क्योंकि यूरोप में जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है सेफ्टी कंप्लायंस को लेके, वो चेंज हो गए थे। तो इसी रूल को नाम दिया गया है ECE 22.06 कंप्लायंस, जिसकी वजह से हमारी ये ग्रोथ जो है कम हो गई और हम एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं सके। कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रीडू करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, और जिसके लिए शायद उन्होंने डेट भी लिया था। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हैं FY 25 में यहाँ पे ऑलरेडी रीबाउंड आ चुका है और हम अपनी कंपनी के हाईएस्ट एक्सपोर्ट लेवल पे हैं, वो है 95 करोड़। जो रेवेन्यू शेयर की बात करें वो ऑलरेडी 16% है। और करंट ईयर FY 25 में देखें तो 3 मंथ्स में ही हमारा रेवेन्यू शेयर एक्सपोर्ट्स का या 21% हो चुका है और हमने 32 करोड़ की सेल कर दी है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट को लेके हुए ऑलरेडी एक रीबाउंड आता हुआ दिख रहा है। प्रीमियम प्रोडक्ट होने की वजह से जो SMK है वो कंपनी के रेवेन्यू को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, प्रॉफिट्स को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो हायर मार्जिन जनरेट करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी लेके आ सकता है। मैनेजमेंट का भी यही मानना है, दे आर रेफरिंग टू एक्सपोर्ट एज अ स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी एंड द ग्रोथ इंजन फॉर द कंपनी। और इसके प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो दे आर ऑलरेडी वैल्यूड इन द मार्केट, बिकॉज यू कैन सी दैट जैसे हमने इंडियन मार्केट में देखा था ये हीरो को, होंडा को और यामाहा को सप्लाई करते हैं, वैसे ही इनके पास OEM सप्लायर्स हैं। जो मैंने बताया था आपको, डायटोना ब्रांड करके बाइक है जिसकी कंपनी का नाम है J-Squared LLC, उनको दिया जाता है ओनील। देन इससे पता लगता है कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट से कंप्लायंस हैं और OEMs उसको अपना रहे हैं और इनकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये सब जानने के बाद कंपनी कैसे पैसा कमाती है, क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी है और क्या इसमें पॉसिबिलिटी और ग्रोथ क्या आ सकती है, हमने कुछ पॉइंट शॉर्टलिस्ट किए जो इसकी स्ट्रेंथ बनते हैं। मार्केट लीडरशिप, इंडिया में टॉप 3 ब्रांड्स में यही कंपनी आती है। स्टड एक वेरी फेमस ब्रांड है टू व्हीलर्स के लिए। देन वेरी गुड स्टेटस है, डेट फ्री, कंपनी ने अपने सारे जो डेट है पे कर दिया, जिसकी वजह से हमें उसके मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। SMK ब्रांड जो उसकी ग्लोबल अपील को बढ़ा रहा है और उनके लिए हाई मार्जिन बिजनेस जो है लेके आएगा। नाउ क्योंकि कंपनी को लगता है कि वो अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर अनदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फिफ्थ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो फरीदाबाद में ही है, जिसका प्राइमरी फोकस जो है SMK ब्रांड के प्रोडक्ट को बढ़ाना है, ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को भी बढ़ा सके। और अगले साल में ये फैसिलिटी जो है ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगी।
देन ओईएम्स और रेगुलेटरी टेलविंड तो है ही, क्योंकि रेगुलेशन जो है हमें इसको पुश कर रहा है, और टेलविंड्स है राइजिंग अर्बनाइजेशन, जिससे अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है और लोग हेलमेट की वैल्यू को जान रहे हैं और वॉलेंटरी उसको यूज कर रहे हैं। रिस्क की बात करें, एज फार एज दिस आईपीओ इज कंसर्न, यहाँ पे कंपनी कोई बिजनेस प्लान को लेके पैसा रेज नहीं कर रही है। तो यानी कि कंपनी के पास अपने पास सफिशिएंट फंड्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी एनहांस करने के लिए और शेयर होल्डर्स की वैल्यू को अनलॉक करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक आईपीओ लाया है, तो दैट इज फॉर ऑफर फॉर सेल। सो एज सच माना नहीं जाता कि हाँ, ये ऑफर फॉर सेल जब कंपनी लेके आ रही है तो सिर्फ इसमें लगता है कि प्रमोटर्स ही पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कैपिटल को कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस एक वॉलेटाइल वॉलेटाइल प्रोडक्ट है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म सप्लायर रिलेशनशिप ना होने की वजह से। हम ऑटोज में देखते हैं कि ऑटो इंसिलरीज होती हैं, तो ऑटो इंसिलरीज उनको परमानेंटली सप्लाई करती हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। बट समहाउ दिस इज समथिंग इज नॉट सिमिलर इन एज फार एज द हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। तो लॉन्ग टर्म सप्लायर्स के ना होने की वजह से यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बनी रहती है। नाउ बिजनेस जो है टू व्हीलर सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, एज आई सेड। मोस्ट ऑफ द हेलमेट परचेजिंग एक्चुअली होता है जब आप नई बाइक खरीदने जा रहे होते हैं। तो जैसे ही अगर आप कहें कि एक लिमिट तक ही इंडिया में बाइक बिक सकती है और इवन ग्लोबली, तो वो एक रिस्ट्रेंट फैक्टर भी बन जाता है। बेंचमार्किंग इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल, क्योंकि ना ही स्टील बर्ड लिस्टेड है ना ही वेगा, बोथ आर प्राइवेट फर्म्स, और इंडिया में और कोई ब्रांड है नहीं जो ये प्रोडक्ट बनाता हो। इसकी वजह से यहाँ पे बेंचमार्किंग करना आसान नहीं है। तो एट 33x, माई अंडरस्टैंडिंग से इट्स एन ओके ओके प्राइस। वी कैनॉट से इट्स अ चीप, वी कैनॉट से इट्स एन एक्सपेंसिव वन। सो वी कैन स्टिल वैल्यू द कंपनी फेयरली। आई गेस वी विल गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आफ्टर लिस्टिंग कि इन्वेस्टर इसको कैसे रिसीव करते हैं। देन विद दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई एंड माई प्रेजेंटेशन। और ये हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर है। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हमने एआई को यूज़ किया है इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। और आप हमारी वेबसाइट vishaltrahan.in पे जाके हमारे पूरे डिस्क्लोजर्स को भी और डिस्क्लेमर्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने सर्कल में इस चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फॉर दैट आई एंड माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। जल्दी ही मिलेंगे अनदर रिकॉर्डिंग जहाँ पे हम कुछ शायद आईपीओ रिव्यू करेंगे या कोई और कंपनी रिव्यू करेंगे। थैंक यू।